नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। ईरान का प्लान सिर्फ खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को राख करने तक सीमित नहीं है। खाड़ी के अमेरिकी बेसों को तबाह करने के बाद ईरान का सीधा टारगेट अब यूरोप में मौजूद अमेरिकी और पश्चिमी देशों के मिलिट्री बेस भी है। ईरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन के दम पर यूरोप के दिल पर चोट करने की तैयारी में है। और जैसे ये खबर सामने आती है, यूरोपीय देशों में जबरदस्त खौफ का माहौल बन चुका है। यूरोप के दहलाने के लिए ईरान की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है, चलिए अब वो आपको बता देती हूं। तो ईरान की ट्रंप को विनाशक जवाब देने की तैयारी है। यूएस हमलों के जवाब में यूरोप पर हमला ईरान की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि ईरान कोशिश कर रहा है कि खाड़ी तक ये हमले सीमित न रखे जाएं और यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमलों की तैयारी है। अब इन सब में कहां पर हमले किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूं। पहला टारगेट बुल्गारिया, जिसके पीछे की वजह बेजमेर एयरबेस, अमेरिकी विमानों को क्योंकि वो दे दिया गया है। और दूसरा टारगेट साइप्रस, इसके पीछे की वजह यह है कि मार्च में भी ड्रोन हमले हो चुके हैं। वहीं तीसरा टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो तुर्की, जिसकी वजह मार्च में तुर्की की ओर से 4 मिसाइलें दागी गई थी। अब ईरान के संभावित और भयंकर हमले के डर से नेटो इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ गया है और यूरोप के आसमान में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में रातों रात सैन्य तैनातियां बढ़ा दी गई हैं। यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो यह हमला इतना भयावह होगा कि इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यूरोप के सर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ ईरान उसकी ओर बढ़ सकता है, दूसरी तरफ रशिया भी आगे बढ़ सकता है। यूरोप इस वक्त सिर्फ खतरे की जद में नजर आ रहा है। अब ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए नेटो की क्या तैयारियां हैं, अब आपको वो भी बता देती हूं। तो यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं और सहयोगी देशों के लिए जरूरी कदम उठाने का ऐलान नेटो की तरफ से कर दिया गया है। नेटो अपनी डिफेंस और डिफेंस क्षमता मजबूत होने का दावा भी कर रहा है और तनाव बढ़ने पर यूरोप में यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। टारगेट पर कौन कौन है? बुल्गारिया समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप में अमेरिकी बेस, साइप्रस में भी ब्रिटिश बेस भी ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। इधर ईरान यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है और उधर ट्रंप धड़ल्ले से हथियारों का बिजनेस भी कर रहे हैं। कैसे? दरअसल ट्रंप ने इन सब जंग के बीच में कतर को सैन्य विमान बेचने की अनुमति दे दी है। $4.5 अरब के सैन्य विमान बेचने की अनुमति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। और ऐसे में कतर को क्या क्या सौंपा जाएगा वो मैं आपको बताती हूं। उसमें 4 KC-46A विमान, कई रक्षा उपकरण शामिल हैं। वहीं खाड़ी में तनाव के बीच में धड़ल्ले से यूएस का यह व्यापार भी चल रहा है। ईरान जंग से पहले भी इजराइल को कई सारे हथियार बेचे गए थे और अभी भी बेचे जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में इस वक्त सिर्फ डर और सन्नाटा है। सरकारें अपने नागरिकों को अलर्ट कर रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि ईरान इस बार पीछे हटने के मोड में बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि क्या नेटो ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर यूरोप की धरती एक बार फिर से सबसे भीषण मिसाइल हमले की गवाह बनेगी। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। ईरान ने हड़काया, नेटो अलर्ट मोड पर आया। ईरान की तैयारी, किसी भी वक्त यूरोप में बमबारी। यूरोप के कई देशों में डर, ईरान करेगा हमले भयंकर। खाड़ी के यूएस बेस शमशार, यूरोप पर अटैक करेगा ईरान। ईरान की जंगी क्रांति, यूरोपीय देशों में बढ़ी सैन्य तैनाती।
जंग के बीच मौत का व्यापार, यूएस बांट रहा हथियार। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की धमकी के बाद नेटो देशों पर हमले का खतरा और अमेरिका पर दबाव एक बार फिर से बढ़ गया है? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर, इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हकीम रजा जी भी हमारे साथ हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी कि नेटो देश और यूरोपीय देश अब किसके किसके निशाने पर है? एक तरफ इजराइल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान की तैयारियां चल रही है, तीसरी तरफ रशिया भी आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है अमेरिका की वजह से। क्या नेटो और यूरोपीय देश पूरी तरीके से खतरे की घंटी का शिकार हो रहे हैं, खतरे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है या फिर ये यूरोपीय देश खुद भी है? देखिए, अगर इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मीनाक्षी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये यूएस डोमिनेटेड मूव है। यूरोप का कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से बेसिकली। और यूरोपियन कंट्रीज के भी अगर आप रिलेशन देखें ईरान के साथ, तो इस लड़ाई से पहले कोई इतने खराब रिलेशंस नहीं थे। तो आप इसको बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पे? इसको बेसिक मुद्दा है कि ईरान की तरफ से अगर आप कोई भी देश का अगर एक बेस होगा और उसको अपना बेस बना के और वहाँ से हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई आपको मिलेगी। और इसीलिए आपने साइप्रस का जिक्र किया, आपने बल्गेरिया का जिक्र किया, जो इसको बेजमीर एयरबेस है वहाँ पे, जहाँ पे पहले से ही यूएस ने अपने ये एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपने उसको वहाँ पे रखे हुए हैं। बताया जाता है कि 8 एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पे, वो बेसिकली उनके जो मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस हैं उनको उसको मदद करने के लिए। जब तक ये ऑपरेशंस आपकी मदद कर रहे हैं या आपको एक रिफ्यूलिंग बेस दे रहे हैं, आई डोंट थिंक ईरान को इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी जब आप अपना वहाँ से अगर आप अपने इसको अटैक्स को या अपनी मिसाइल्स को या कोई ऐसा आपका ऑफेंसिव आप इसको अटैक्स स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ईरान भी जानता है, देखिए आर्टिकल 5 है नेटो का, और अगर इसको ईरान इसको बिना बात में अब मुसीबत नहीं मोल लेना चाहेगा। बिकॉज कोई भी देश अगर एक रैशनल, अगर उसकी लीडरशिप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की तरीके से काम करती है, तो वो कभी भी एक नेटो कंट्री पे हमला नहीं करेगा। बिकॉज वो जानता है कि आर्टिकल 5 है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की ट्रीटी है, उसमें ईरान को भुगतना पड़ेगा। बट अभी इसको बात यहाँ पे ये आ जाती है, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, कतार का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। बिकॉज जिस तरीके से ये जो रिफुलिंग एयरक्राफ्ट जो इसकी आपकी कैपेबिलिटी है, ये जो सेल हो रहा है KC-46A, तो ये एक दो इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रैटेजिक मैसेजेस ईरान को दिए जा रहे हैं। बिकॉज ये इस टाइम हो रहा है। एक तो टाइमिंग आप देखिए कि जब ये ऐसा युद्ध हो रहा है उस टाइम पे ये अनाउंस होता है कि हम कतार को इस टाइम देंगे। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं। इस पहले है कि जो एक स्टेइंग पावर उसको हवाई जहाज की होती है, एक आपकी रीच होती है आपका, जैसे इजराइल के अगर इसको हवाई जहाज अटैक करने आए तो उनको इसको यहाँ पे रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज A to A आपको उसको मिल सकती है। यूरोप के हवाई जहाज अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस, तो उनको एक A to A का उनको एक उनको फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो पहला एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग इसको ईरान को दी जा रही है दबाव डालने के लिए। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत दबाव में है, वो इसको ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, ईरान लाइन पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के आप इसीलिए तो वो कतर को अब हथियार बेच रहे हैं। हालांकि यूरोप में भी तो वो यही कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार लगातार उपलब्ध करवा रहे थे, फिर उसके बाद रशिया से कह रहे थे कि शांति वार्ता कर लेते। लेकिन दामोदर जी, ईरान के लिए क्या ये सच में पॉसिबल होगा अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि वो इतनी लंबी दूरी के हथियार या तो बना सके या उनके पास ड्रोन ऐसा कुछ मौजूद है जिसके माध्यम से वो नेटो कंट्रीज को, हालांकि वो निशाना नहीं बनाएगा, इजराइल जरूर बनाएगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री को क्या वो निशाना बना सकते हैं?
मीनाक्षी, मैं जनरल साहब की बात को आगे लेके चलूंगा कि कोई भी समझदार लीडरशिप ऐसी मूर्खता नहीं करेगी। मुझे जो लगता है यूरोप और नाटो कंट्री पे अटैक करना ईरान के लिए फिजिबल नहीं होगा, सस्टेन कर पाना भी हो सकता है। छेड़ने के लिए एक दो मिसाइल वो साइप्रस तक, ग्रीस तक या बुल्गारिया तक लॉन्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा एक जो असेसमेंट ये कहता है कि अभी जो ईरान की जो सोच है वो है उन सभी कंट्री को पनिश करना या मिलिट्री बेसिस को जहाँ से उनके ऊपर स्ट्राइक अमेरिका ने करी है, और उनमें जो सबसे संभावित ठिकाना हो सकता है वो साइप्रस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे यूके के बेसिस है, और हो सकता है कि ईरान उनको टारगेट करे। लेकिन इन सब को देखेंगे तो आप जॉर्डन, इजराइल, ये सब कुछ भी बीच में ये सारे कंट्री आते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए वहाँ पर अपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना या उन पर अटैक करना। और एक दो मिसाइल लॉन्च करना अलग बात है, एक पूरी बैटल या एक ऑपरेशन लॉन्च करना, उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और ईरान इस समय इतनी क्षमता में तो नहीं है कि ऐसे किसी भी युद्ध को सस्टेन कर पाए या लड़ाई को सस्टेन कर पाए 2 से 3 दिन से भी ज़्यादा। अलग बात है कि आईआरजीसी में जो शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि ईरान में कभी पीस हो या उनका वर्चस्व बना रहे, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा धड़ा है जो आईआरजीसी में हमेशा से ऐसे किसी भी शांति वार्ता के या जब भी पीस डील होती है कहीं से, तो वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। जैसे पहले भी उन्होंने जितने भी शिप थे उन पे अटैक किया, कमर्शियल शिप पे अटैक करके जो ईरान और यूएस की जो डील चल रही थी उसको डिटेल किया। तो ऐसे समय पे ये जरूर संभव है कि आईआरजीसी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। 3-4 मुल्क उनके जद के आ सकते हैं उनके लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल के दायरे में, उनमें से साइप्रस, जैसा मैंने पहले बताया, ग्रीस, साइप्रस सबसे ज़्यादा वनरेबल है, लेकिन ग्रीस और बुल्गारिया के बारे में भी ईरान शायद बाद में सबसे लास्ट होगा कि सोचना शुरू करे। उस हद तक नाटो भी एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं फिर उसे जवाबी हमले का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस समय जो मेरा मानना है कि ऐसी खबरें हो सकती हैं, आ रही हो, लेकिन इस तरह से कोई भी प्लान ईरान करेगा मुझे नहीं लगता। एक समझदार लीडरशिप को करना चाहिए, और इस ऐसे मौके पे जब अब अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, तो इस हालत में अगर कोई भी अटैक वो लॉन्च करते हैं तो उन्हें भी फिर से सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है जो कंट्री पहले अमेरिका के साथ नहीं थे, जिन्होंने क्लियर मना कर दिया था, उनमें इटली भी शामिल था, उन्होंने अपने स्पेस को यूज़ करने से मना किया था, और काफ़ी सारे और मुल्क भी थे यूरोपियन कंट्री के। इस बार अगर कोई ईरान ने ऐसी हिम्मत की या ज़रूरत की, तो हो सकता है वो सारे कंट्री एक बार साथ आएँ और फिर ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, लेकिन अरविंद जी, ये चल क्या रहा है अमेरिका का? अमेरिका युद्ध लड़वा रहा है, अमेरिका शांति करवा रहा है, या फिर अमेरिका व्यापार कर रहा है? क्योंकि हर चीज उसकी तरफ से की जा रही है। इजराइल को वो हथियार बेच रहा है, कतर को वो हथियार बेच रहा है, यूरोप में यूक्रेन को हथियार वो उपलब्ध करवा रहे हैं, शांति वार्ता की बातें वो कह रहे हैं, लेबनान से, इजराइल से, कतर को भी हथियार फिर मुहैया करवा देते हैं। तो ये बिजनेस, शांति या फिर जंग? मीनाक्षी जी, आपने शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर दिया था अपनी रिपोर्ट में कि ये दरअसल हथियारों की जंग है। और दूसरी तरफ ये कि यूनाइटेड स्टेट को नुकसान क्या हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है। अगर उनके हथियार बिक रहे हैं युद्ध की वजह से, तो वो शांति क्यों चाहेंगे? जो हथियार के व्यापारी हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना रहे, और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट अभी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पर उसमें भी एक पक्ष वहाँ के लोगों का भी है, जो टैक्स पेयर्स वो कह रहे हैं कि फायदा अगर हथियार बनाने वाली कंपनी उठा रही है तो नुकसान भी वही झेले। और यही कारण है कि वहाँ की जो आम जनता है वो इन सारे युद्धों को पसंद नहीं करती है। वियतनाम युद्ध से लेकर वहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जितने भी जो संजीदा लोग हैं, वो सब उनके खिलाफ थे। काफ़ी लोग तो जेल भी गए, और उनमें से काफ़ी लोग जो यूनाइटेड स्टेट के नागरिक हैं उन लोगों को जेल में ठूसा गया है, क्योंकि वो वहाँ प्रतिरोध की ताकत दिखाते हैं। तो ये तय है। दूसरी बात ये कि नेटो कंट्रीज़ का आपने जो जिक्र किया कि वो इस लंबी लड़ाई में कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, अभी तो फिलहाल क्योंकि उनकी कंपनीज को वो फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था शुरुआत में, जो कि यूनाइटेड स्टेट की कंपनियाँ उठाने वाली थी, तो शुरुआत में वो जुड़े, फिर उन्होंने देखा कि लड़ाई का रिस्क है वो फायदे से कहीं ज्यादा है, तो फिर वो पीछे हट गए। पर अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका व्यापार चौपट हो रहा है, और व्यापार चौपट को ठीक करने का केवल 2 ही तरीका हो सकता है। या तो ईरान को लड़ाई में एकदम नेस्तनाबूद करके उसे घुटनों पे ले आया जाए, या फिर अमेरिका से कहा जाए कि आप वापस लौटें। अमेरिका को वापस लौटने के लिए कहना अभी संभव नहीं लग रहा है। तो अभी ईरान को धमकियां दी जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी नेटो कंट्रीज की तरफ से बयानात आए हैं, और भारत की तरफ से भी लगभग सिमिलर बयान है। वो ये चाहते हैं कि खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो फ्री होनी चाहिए और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम पूरी ही रणनीति साफ है, पूरी ही लालच की लड़ाई है,
अगर कोई जो सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति है वह भी ये समझ जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे जो बड़ी मछलियां हैं वो कौन है। मीनाक्षी जी। ठीक है, लेकिन हकीम रजा जी, ईरान तो अभी तक सीमित रहा कि मिडिल ईस्ट में जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस से वहां पर हमला किया जाएगा, तो फिर अचानक से यूरोप की तरफ क्यों बढ़ना है? नमस्कार जी, जय हिंद। देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसेस थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए, या फिर डर से वो कोई अलो नहीं कर रहा है फिर नए जंग को यूज करने के लिए। जो 40 दिन की जंग में जो यूज करने दिए थे उसका जो नुकसान उन्होंने देख लिया, तो इसलिए अभी ईरान को लग रहा है कि अभी यूरोपियन जो बेसेस हैं, यूरोप में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो यूज करेगा। तो इसलिए पहले ही बता दिया, उनके पहले से क्लियर मैसेज है कि कोई भी बेस अमेरिका का देंगे, यूज करेंगे, उसे हम मारेंगे। तो लास्ट टाइम जो शहीद आयतुल्ला खामेनी बोले थे कि ये रीजनल जितने भी बेसेस हैं सबको मारेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, बोल के पहले से ही बोल दिए थे, इशारा क्या पूरे मुल्कों को बोल दिए थे। उसके बाद में अभी जो नए आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी है ना, उन्होंने क्लियर एक इशारा दिया है कि अब जंग अगर शुरू होगी तो ये वर्ल्ड वॉर होगी, ये क्लियर इशारा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यूरोपियन के देश के जो बेसेस हैं वो अमेरिका यूज करेगा। तो अब नाटो देश यूरोप को चाहिए कि अपने देश ना यूज करने दें। अगर यूज करने देंगे तो हम, ये जाहिर बात है, ईरान मारेगा, जहां से भी आएगा हम मारेंगे। वो क्लियर उनका मैसेज वही है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अब इस पर रहा, अब एक चीज में मुझे बोलना चाहिए कि जो अमेरिका बिजनेस कर रहा है, देख लीजिए उसकी इकोनॉमी जो डेप्थ है ना, 40 ट्रिलियन, यानी लाइफ की सबसे लो में चले गई है। यानी ये भी एक देखना पड़ेगा। जितना भी अभी वो इकोनॉमिक सैंक्शन डाल रहा है, तो सबसे ईरान से ज्यादा, ईरान को क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए वो अभी कल ही फॉरेन मिनिस्टर को पूछा कि कब तक आप इकोनॉमिक सैंक्शन झेलोगे, वो बोला इंडेफिनिट, हम, मेरे लिए कोई भी नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस है। तो इसके लिए इसमें यूरोप की, पूरी दुनिया की, यूएस की, सबकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ईरान को उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 50 साल से वो सैंक्शन झेल रहा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी मीनाक्षी, वहाँ के लोगों को तो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वहाँ की कई सारी रिपोर्ट्स आती नहीं, वहाँ के लोगों में देखिए एक चीज वो भी एक क्लियर कर देता हूँ, वहाँ के लोगों में जो बेसिक चीजें हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिक जो भी खाना पीना, ट्रैवलिंग वगैरह, गैसोलिन वगैरह सब आराम से अवेलेबल है, और कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, वो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर हमारे लिए जंग होती है तो वो हमारे लिए मुहर्रम आइडियल है, अगर हमारे लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे तो हमारे लिए रमजान है। तो वो पहले ही, हकीम रजा जी, ये दावा आप जरूर कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर इजाजत नहीं है। हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये एक कोशिश की जा रही हो आपके खिलाफ कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है। हो सकता है कि ऐसा किया जा रहा हो आपकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वहां तक रीच कर पाए तो पता चले। जी नहीं, इंडियन मीडिया देखिए, अभी फेडरल में पूरा इंडियन मीडिया गए थे, पूछ लीजिए सब मीडिया को, जितने भी गए थे पूछ लीजिए, सबको आजादी थी, कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे, कहीं से। मैंने भी कई चैनल्स को लाइव वहां से सबका नजारा देखा, पूरी तरह पब्लिक से बात कराया। वो तो सिर्फ एक वक्त था जी, उस वक्त पर लोग वैसे भी गमगीन माहौल में थे, वो उन सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते। अच्छी बात है बहरहाल कि अगर वहाँ पर लोगों के पास खाने की चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक तौर पर परेशान नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर लड़िए जंग। मेजर जनरल राजन कोचर जी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं, जैसा हकीम रजा जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो सारे तबाह हो चुके हैं, और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें वहाँ से निकाल करके यूरोप में कहीं कहीं पर शिफ्ट किया जा सके। तो यूरोप में शिफ्ट किया जा सकता है, इस वजह से ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। अब तो ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री हैं, लगभग 135, जहां पर अमेरिका के एयरबेस है या अमेरिका के जवान तैनात है। ईरान हर जगह जाकर के तो ये नहीं कर सकता है। देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना है या वेस्ट एशिया को, तो अमेरिका के बेसिस रहेंगे यहाँ पे। और ये लोग जो बोलते हैं कि अमेरिका के बेसिस यहाँ से आप स्टिक हो जाएंगे या चले जाएंगे, आई थिंक वो जो नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता, बात का मैं नहीं बता सकता। बट इसको अमेरिका, देखिए, आप एक वल्नरेबिलिटी हमेशा रहती है अमेरिका की, जब यहाँ पे आपके बेसिस होंगे